नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार में लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के टॉपिक के तहत आज हम अध्ययन करेंगे लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र आप सभी जानते हैं लिंकन की परिभाषा के इतर की ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। पर इससे परे भी अलेक्जेंडर पोप है, उन्होंने एक बार कहा था कि शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले वो सर्वश्रेष्ठ शासन है। और जेके गैलब्रेथ है, उन्होंने कहा है कि परिवार और सत्य, सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति लोकतंत्र की श्रेष्ठता संदेह के परे है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र एक विश्व प्रसिद्ध शासन प्रणाली है और सीले मानते हैं कि लोकतंत्र वो शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। ब्राइस मानते हैं कि लोकतंत्र शासन का वो प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित नहीं होती, पूरे जन समुदाय में ही निहित होती है। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, डेमोस और क्रेशिया से मिलकर ये शब्द बना है, जिसका मीनिंग है कि शासन की शक्ति, यानी जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है और जनता के हितों का रक्षण होता है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है और समाज व्यवस्था भी क्या है, लोकतांत्रिक होती है। तो डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी कहा है कि ये जीवन का एक ढंग है। ये इस मान्यता पर आधारित प्रणाली है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार से डॉक्टर हंसा ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज वो समाज है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता होती है, जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित होता है। हम लोकतंत्र के यदि गुणों की बात करें तो लोकतंत्र जो लोक प्रभुता में विश्वास करता है, जहां नियतकालिक चुनाव होते हैं, लोकप्रिय नियंत्रण होता है, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व होता है, जहां नागरिकों की राजनीतिक समानता की बात की जाती है, जहां व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है, जहां मानव के विवेक में पूर्ण आस्था रखी जाती है, जो बहुमत प्रणाली के रूप में सामान्यतः क्रियान्वयन जिसका होता है। तो लोकतंत्र एक तरीके से लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वाद विवाद, मेल मिलाप और समझौते की प्रक्रिया है, जहां शक्ति विभाजन होता है, जहां संविधानवाद होता है। तो अब इसकी हम और बात करें कि ये जन कल्याण की साधना करने वाली प्रणाली है। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है और उनका चुनाव एक निश्चित समय के बाद होता है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होते हैं और उनको शासन के इसी प्रकार से अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो जनता के हितों के अनुरूप ही उसका प्रयोग कर पाते हैं। शासकों के जनता के प्रति उत्तरदायी होने से जनता के हितों के प्रति उनको सजग रहना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा लोकतंत्र का गुण है कि शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए होता है, यानी इसमें जन कल्याण की साधना होती है। ये एक सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन है। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक कार्यकुशल होता है। इसके अंतर्गत सारे कार्य जो हैं वो शीघ्रता पूर्वक और आवश्यक रूप से और जो जनता के हितों के अनुरूप हों उन्हीं को सर्वोच्च प्राथमिकता देके पूर्ण किया जाता है। गार्डनर ने कहा भी है कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा ये शासन व्यवस्था बहुत अधिक कार्य कुशल होती है। अब अगला गुण इसकी बात करें तो सार्वजनिक शिक्षण। तो लोकतांत्रिक शासन का एक प्रकार नहीं है, अपितु वो राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था का भी प्रकार है और इसके प्रयोग से जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। सामान्यतः राजतंत्र और कुलीन तंत्र में जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता बहुत अधिक रुचि रखती है। इसीलिए बंस ने कहा है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है। गेटल ने भी कहा है कि नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल लोकतंत्र ही है।
ये मनोविज्ञान के अनुकूल भी है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उससे उन्हें ये मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रभावशाली साधन है, और इस आधार पर वे शासन व्यवस्था को दृढ़ और स्थायी बनाए रखने के लिए हर संभव चेष्टा करते हैं। इसीलिए आशीर्वादम ने कहा है कि लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। हॉकिंग भी मानते हैं कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। डेमोक्रेसी इज द यूनियन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसमें जनता का नैतिक उत्थान भी होता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। ब्राइस ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और स्वभावतः उस कर्तव्य भावना के उच्चतर स्तर तक वो उठ जाता है जिसका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के कारण करना ही पड़ता है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, ये किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। लावेल भी मानते हैं कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए सबसे अच्छा शासन है। ये देशभक्ति का भी स्रोत है। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है। निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। मिल मानते हैं कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी नहीं होकर सेवक हैं। इसीलिए लेवेलिये ने कहा है कि फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से ही फ्रांस से प्रेम करने लगी थी, जबकि उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला। इसके अलावा क्रांति से भी सुरक्षा करता है। जब शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार होता है तो अत्याचारों से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं बचता और इसी कारण जनता क्रांति कर देती है। लेकिन लोकतंत्र में क्रांति की संभावना कम रहती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करता है, और यदि शासक अनुचित काम करे तो जनता उसे निश्चित समय बाद विशेष परिस्थितियों से पहले ही अपदस्थ कर देता है। गिलक्राइस्ट ने भी कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही जनता क्रांतिकारी नहीं होती। बंस भी मानते हैं कि मंत्रियों और विधानसभाओं में बहुमत को बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करती है। ये समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होता है। व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र में जनता को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उतनी स्वतंत्रता किसी अन्य रूप में प्राप्त नहीं होती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, वरन ये तो ये मानता है कि जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग, संपत्ति, इन सब के भेद से परे मानव जो है वो समान है। स्वतंत्रता और समानता के मानवीय आदर्शों पर आधारित होने के कारण ये सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसीलिए गैटल मानते हैं कि क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। और इसके अलावा विचार विनिमय और समझौते की भावना भी उत्पन्न करता है। एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पे बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित होने से अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है, तो जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय, समझौते की भावना उत्पन्न करते हैं। नागरिक पारस्परिक व्यवहार में अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत कर पाते हैं। यह विश्व शांति का भी समर्थन करता है। विश्व शांति आज के विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विश्व बंधुत्व पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र आज भी उतनी ही प्रासंगिक प्रणाली बनता जा रहा है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और फासिस्ट तानाशाही सरकार जो हैं वो दूसरे देशों पर विजय दिलाने की बातें करती हैं, और साम्यवादी सरकारें विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं। अपनी व्यवस्थाओं में निहित आधारभूत दोषों के कारण उन सब सिस्टम्स में ऐसा करना उनकी मजबूरी होता है, लेकिन लोकतंत्र की सरकारें सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती हैं, सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाती हैं। 20वीं सदी का यूरोपीय इतिहास और पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध
इस बात को पुष्ट भी करते हैं। इसीलिए बर्क ये मानते हैं कि लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन है। विज्ञान का भी ये प्रोत्साहन करता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का अभाव रहता है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास नहीं हो पाता। लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास संभव है। लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं। सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण भी एक जैसा है। दोनों का विश्वास है कि अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसीलिए मेयो ने कहा है, एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। तो इन्हीं सब गुणों के कारण लोकतंत्र जो है वो आज भी बहुत अधिक सफल प्रणाली के रूप में निरंतर विकसित होता जा रहा है। धन्यवाद।